प्रणाम सभी लोग को। मैं वैद्य अरविंद पाठक आप सभी लोग का स्वागत करता हूं। सभी लोग को कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। आइए आज हम लोग एक बहुत बड़ा व्याधि जो होता है आजकल पाया जा रहा है, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, इस पे हम लोग बात करेंगे। आप सबके सब भारत के सर्वश्रेष्ठ चिकित्सक लोग हैं, सभी को मैं प्रणाम करता हूं। और यहाँ पे मैं कुछ लोगों को को होस्ट बना देता हूँ। और आज हम ये जो थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम करके एक बीमारी है, जिसका एलोपैथी में परमानेंट इलाज तो है नहीं, सर्जरी भी करते हैं लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं होता है। तो हम लोग इस पे बात करेंगे और आयुर्वेद में इसको किस तरह से मैनेज किया जाता है, क्या सोचा जाता है। थोड़ा एनाटॉमी एलोपैथी का देखेंगे, क्योंकि उनका जो अभ्यास है एनाटॉमिकली वह विस्तृत रूप से हमें आजकल मिलता है। अपने आर्ष ग्रंथ जो है, अपने ग्रंथ है, उसमें इतना तरह से हमें एनाटॉमी मिलता नहीं है, क्योंकि बहुत सारी किताबें जला दी गई जब मुस्लिम आक्रमण हो रहे थे। बाहर से लोग आके किताबें नष्ट कर रहे थे। ठीक है, उस हिसाब से हम लोग पहले पढ़ेंगे और उसके बाद में आयुर्वेदिक चिकित्सा पे विचार करेंगे। यहाँ पर मैं कुछ लोग को होस्ट बना दिया हूँ, और यहाँ पे मैं अनम्यूट करने का भी ऑप्शन दिया हूँ। किसी को कुछ भी बोलना है तो बोल सकते हैं। थोरेसिक आउटलेट आउटलेट सिंड्रोम जो है, सिंड्रोम मतलब ग्रुप ऑफ डिजीजेस। इसमें बहुत सारे डिसऑर्डर हो जाते हैं जब ब्लड वेसल जो रहते हैं वहां पे, जहां पे थोरेसिक एरिया है, या फिर नर्व्स हैं, या फिर जो क्लेविकल और फर्स्ट रिब जो है उसके बीच में, ये जो आर्टरीज और वेन्स है ये कॉम्प्रेस्ड हो जाती हैं। इसके वजह से शोल्डर्स में पेन होता है, नेक एरिया में होता है, और फिंगर्स में नमनेस आता है, मतलब बाध्यता आती है। तो बहुत सारे लोग ना इसको मिस डायग्नोसिस करते हैं कि ये फ्रोजन शोल्डर है, लेकिन ये फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है कि फर्स्ट रिब और कॉलर बोन, क्लेविकल जो है, उसके बीच में आर्टरीज और नर्व्स कंप्रेस हो रही हैं। तो इसी तरह से और भी कुछ कुछ जुड़ते हुए सिम्टम्स आते हैं, जैसे कि न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। इसमें ब्रैकियल प्लेक्सस जो है वो कंप्रेस होता है। एक होता है वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, उसमें सब क्लेविकल आर्टरी और वेन्स का कंप्रेशन होता है। एक होता है नॉन स्पेसिफिक और डिस्प्यूटेड थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, उसमें पेन होता है, किस कारण से होता है वो पता नहीं चलता है। तो यह न्यूरोजेनिक भी हो सकता है या वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम हो सकता है। एक या फिर न्यूरोजेनिक और वेस्कुलर, वेस्कुलर मतलब ब्लड वेसल से रिलेटेड, ये दोनों भी हो सकता है। एलोपैथी के हिसाब से आर्टरीज और वेन्स ऐसे बताया गया है, आर्टरी से प्योर ब्लड जाता है और वेन से इम्प्योर ब्लड जाता है। लेकिन आयुर्वेद में देखा जाए तो सभी को आर्टरीज वेन सबको सिराएं ही शब्द बोला है। उनकी उत्पत्ति रक्त से और मेद से होती है ऐसा बताया गया है। रक्त के मृदु पाक से सिराएं बनती है, रक्त के खर पाक से कंडरा और आ, ये कंडरा और स्नायु बनती है, ऐसा बताया है। रक्त और मेद, मेद भी रहते हैं। मैं बोलने में बार बार रक्त रक्त बोलता हूँ, लेकिन रक्त और मेद दोनों का इन्वॉल्वमेंट रहता है। न्यूरोजेनिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो होता है, इसको हम लोग गिलेट समनर हैंड ऐसे भी बोल सकते हैं। और इसमें जो अंगूठा होता है वो कहीं ना कहीं सूखने लगता है, वेस्टिंग ऑफ मसल्स ऑफ थंब ऐसे होने लगता है। तो इसमें क्या होता है, हाथों में दर्द होता है, अपने कंधों में दर्द होता है, और नेक में, शोल्डर में, आर्म पिट में, जो अपना एक्जिला के आर्म पिट वहां पर भी पेन होने लगता है। कभी कभी ये अगर वेस्कुलर थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम रहा, जहाँ पे ब्लड वेसल कॉम्प्रेस्ड हो रहा है ना, वहां पे जो वेन है या आर्टरी है वो कॉम्प्रेस्ड हो रही है, तो उसकी वजह से हाथ जो है वो ब्लूइश कलर का हो जाएगा, डिसकलरेशन ऑफ द हैंड। फिर सब क्लेवियन वेन थ्रोम्बोसिस हो सकता है। इस तरह से आर्म पेन होता है, हाथों में दर्द होता है बहुत ज्यादा, स्वेलिंग आता है, क्योंकि वहां पे ब्लड क्लॉट जमा होने लगते हैं। थ्रोम्बिंग लंप हो जाता है वहां पे, ऐसे कुछ गांठ टाइप बन रही है, कॉलर बोन, क्लेविकल बोन के पास हो जाती है। और वहां पे हाथ का जो उंगलियां जो रहती हैं उनका भी कलर चेंज होने लगता है, एक या दो उंगलियां अलग तरह की दिखाई देने लगती है, क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन नहीं हो रहा है। उनमें इन्फाक्ट होने लगता है, टाइनी ब्लैक स्पॉट्स होते हैं, क्योंकि फिंगर्स में ब्लड नहीं मिल रहा है तो इसलिए इन्फाक्ट हो रहा है, स्पॉट्स आने लगते हैं। इसी तरह से नॉन स्पेसिफिक थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो रहता है, जिसको हम पता नहीं चलता है कि क्यों हो रहा है, अननोन ओरिजिन, एलोपैथी में अननोन ओरिजिन बताया है। उसमें कॉम्प्रेशन वगैरह नहीं रहता है, एक्सरे में देखेंगे कुछ कॉम्प्रेशन नहीं है, एमआरआई देखेंगे, सीटी स्कैन, उसमें कुछ कॉम्प्रेशन नहीं है, लेकिन अननोन ओरिजिन की वजह से हो रहा है। तो उसमें डल एकिंग पेन होता है, नेक में, शोल्डर में, फोर आर्म में, आर्मपिट में होता है। और यह कभी कार का एक्सीडेंट हो गया, जोर का झटका लगा, या फिर इंजरी हो जाता है, उसके वजह से होता है।
या जो एथलीट्स रहते हैं, जो खिलाड़ी लोग रहते हैं उनको होता है, या फिर जो बार बार वेट लिफ्टिंग करते हैं उनको हो जाता है, जो स्विमिंग करते हैं, मतलब जो उधर काम कर रहे हैं, मतलब उसका काम हो रहा है वहां पे, स्विमिंग करते हैं, टेनिस प्लेयर्स हैं, बेसबॉल पिचर्स हैं, उन सबको ये होने के चांसेस रहते हैं, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम। अब इसमें क्या होता है कि थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम जो है, इसमें नर्व्स और ब्लड वेसल्स जो है उसका कंप्रेशन होता है, जहां पे थोरेसिक आउटलेट जो हो रहा है, मतलब कॉलर बोन के नीचे, आप लोगों को डायग्राम में दिख रहा है कॉलर बोन के नीचे, जहां से थोरेसिक आउटलेट है, मतलब थोरेसिक केज जो है उसके ऊपर, कॉलर बोन के नीचे वहां पे कंप्रेशन होता है। इंजुरी से हो सकता है या फिर कोई और भी कारण हो सकते हैं, लेकिन ये हो जाता है। तो अब ये कॉज देखे तो ये खुद ही है कि यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है ना। इसी तरह से एनाटॉमिकल डिफेक्ट अगर देखें, तो कुछ कुछ लोगों को कंजेनाइटल होता है, बाय बर्थ होता है, उसमें कभी कभी एक्स्ट्रा रिब हो जाता है। इसी तरह से एक बीमारी इससे मिलती जुलती है, जब सर्वाइकल वर्टिब्रा जो है ना, वो एक एक्स्ट्रा होता है। आप लोगों ने पढ़ा है सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होता है सभी लोगों को कॉमनली। एक हमारे आयुष दर्पण के एक डॉक्टर हैं, वो शायद मेरा सुन रही होंगे फेसबुक पे, उनका सर्वाइकल वर्टिब्रस 8 है, 8 है, 8। तो उनको हमेशा नेक का प्रॉब्लम होता था। तो उन्होंने मेरे से फोन किया आज से 2 साल पहले कि मैं क्या करूं। तो मैंने उनको ये मेरा 101 आवृत्ति का शीरबला तेल का नस्य दिया, तो उससे काफी हद तक कंट्रोल में है। यहाँ पर भी हमें स्नेहन की जरूरत है, बाद में आगे बताता हूँ ट्रीटमेंट। तो ये एक्स्ट्रा रिब अगर एक्स्ट्रा हो जाए, उसके वजह से कॉम्प्रेशन हो सकता है, जो कंजेनाइटल एनोमली होता है। या फिर जो फाइब्रस बैंड होता है, जिसने स्पाइन और रिब को बांध के रखा है, वहां पे कहीं तो टाइट फाइब्रस बैंड अगर हो गया, मतलब बाय बर्थ, उसके वजह से बच्चे को पूरी लाइफ ये प्रॉब्लम रहती है, बूढ़ा होने तक ये पेन रहता है। इसी तरह से किसी किसी का क्या होता है कि पुअर पोस्चर होता है, मतलब वो अपना जो कंधा होता है ना, वो अपने आप ड्रूपिंग होता है, मतलब अपने आप नीचे झुक जाता है। वह अपना हेड को होल्ड करने में उसको तकलीफ होती है, चलने में तकलीफ होती है, मतलब उसकी आदतें कुछ ऐसी रहती है, पुअर पोस्चर बचपन से उसको सिखाया नहीं गया है, उसकी वजह से ये प्रॉब्लम हो सकता है। या ट्रॉमा, अगर ट्रॉमेटिक इवेंट हुए, जैसे कि कार एक्सीडेंट हो गया, अभी कोई कार चला रहे और अचानक से कोई गाड़ी आगे धड़क हो गया जोर से, तो उसको वहां पे कॉम्प्रेशन बैठेगा इंजुरी की वजह से। या फिर कोई भी कारण से नर्व में ऐसा प्रॉब्लम होता है, तो इसके वजह से ट्रॉमेटिक एक्सीडेंट की वजह से थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम होता है। या फिर रिपीटेटिव एक्टिविटी, जो एक ही काम को बार बार कर रहे हैं, मतलब हाथ को हिलाने का काम ज्यादा ज्यादा कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं और आराम नहीं दे रहे हैं, तो उसमें क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है कि हम कोई भी काम करते हैं तो वियर एंड टेयर होते रहते हैं, मतलब अगर वो कहीं पर भी घर्षण हो रहा है तो उसको बॉडी खुद रिप्लेस कर देती है, उसको स्नेहन वगैरह करके, और वहां का बात का शमन होता है। या फिर हमने चिकित्सा दिया तो हमने वियर एंड टेयर किया, लेकिन अगर ऐसा नहीं हो रहा है, वियर एंड टेयर के लिए कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है और एक ही हाथ को हिला रहे हैं, कंटिन्यू हिला रहे हैं, जैसे कि अगर ये कर रहा है कोई कंप्यूटर पे कंटिन्यू काम कर रहा है, 10-10 15-15 घंटे कंप्यूटर का माउस चला रहा है। उसी तरह से एथलीट्स हैं, बेसबॉल खेलने वाले जो एथलीट्स हैं, या फिर स्विमर्स हैं, टेनिस बॉल खेलते हैं, टेनिस खेलते हैं, क्रिकेटर्स हैं, केवल बैटिंग कर रहे हैं और बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं, रेस्ट नहीं कर रहे हैं, कंटिन्यू कर रहे हैं। सभी को होगा ऐसा नहीं है, कंडीशन कंडीशन पे डिपेंड करता है, पुरुषम पुरुषम विक्षम वा। लेकिन जो रिपीटेटिव एक्टिविटी होती है या मूवमेंट होता है, तो यहाँ पे कॉलर बोन और जो फर्स्ट रिब है उसमें कॉम्प्रेशन होता है, किसका होता है, नर्व आर्टरी वेन और रिब का। आप लोग के स्क्रीन पे सब दिख रहा है, कॉलर बोन किसको बोलते हैं, क्लेविकल को। थोरेसिक आउटलेट कहाँ पर है, डायग्राम में देखिए, मसल्स कौन से हैं वो देखिए, ये सब होता है। और नहीं तो अगर प्रेशर ऑन द जॉइंट्स, ये भी कारण होता है, अगर कोई इंसान बहुत मोटा हो गया है और उसका ओबेसिटी है, तो वो जॉइंट्स पे स्ट्रेस पड़ेगा वहां पे कंधों के, उसके वजह से हो सकता है। या फिर प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी में जितने जॉइंट्स हैं वो लूज हो जाते हैं, सारा ब्लड सर्कुलेशन माता को पेट में जाता है, यूट्रस को, बच्चे को पोषण के लिए, तो जॉइंट्स में उतना खिंचाव नहीं रहता, मतलब उतने, तो वह लूज पड़ जाते हैं बहुत ज्यादा। तो ये प्रेगनेंसी में भी ऐसे चीजें दिखने है, तो इसमें बहुत ज्यादा पेन होता है, हाथ ऊपर उठाने करने में सब तकलीफ होने लगती है। तो इसका इन्वेस्टिगेशन करना है, पता लगाना है कि ये है कि नहीं है, तो एमआरआई करना पड़ता है सर्वाइकल स्पाइन और ब्रैकियल प्लेक्सिस का।
एमआरआई में एक एक नर्व वगैरह सब देखा जा सकता है। ठीक है, मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, उसमें खट 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 बहुत आवाज आती है, लेकिन बहुत अच्छे से और आजकल तो 3D 4D 5D ऐसे करके भी एमआरआई आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे टेक्नोलॉजी इंडिया में आ गया है। इसी तरह से एक्सरे करते हैं सर्वाइकल स्पाइन का, एंटीरियर पोस्टीरियर व्यू, एपी व्यू देखते हैं, लेटरल व्यू देखते हैं, इससे हमें सर्वाइकल रिब कैसे है वो पता चलता है। इसी तरह से आर्टेरियल डॉपलर करते हैं अपर लिम्स का, डॉपलर से हमें एक एक आर्टरी का कैसा है उसका मतलब वो अच्छा है कि नहीं, आर्टरी का हमें सब पता चलता है। फिर ईएमजी करते हैं, फिर एनसीएस करके जो रहता है वो करते हैं, ये दो टेस्ट बहुत जरूरी होते हैं। तो हमें इससे कंफर्म हो जाता है कि यहाँ पे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है। और आजकल कैसा है कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी का हमें जरूर यूज करना चाहिए, भले हम आयुर्वेद की चिकित्सा करते हैं। हमारे आदरणीय गुरुजी बोलते हैं कि आप लोग ना जब भी बीएमएस करते हैं या बीएमएस पास हो जाते हैं, आप आईसीयू ड्यूटी करो, आईसीयू में जाओ, हॉस्पिटल में जाओ, वहां सब कुछ मालूम होना चाहिए कि वहां पे कैसे मैनेज करते हैं, क्या दवाइयां देते हैं। या फिर महाराष्ट्र में तो पीजीडीएमएस चल रहा है, पोस्ट ग्रेजुएशन इन इमरजेंसी मेडिकल सर्विसेज, ऐसा एक डिप्लोमा कोर्स है। तो ये सबको करना चाहिए, इससे हमें मॉडर्न में एमआरआई क्या होता है, सीटी स्कैन क्या होता है, रिपोर्ट्स कैसे देखते हैं, कैसे मैनेज करते हैं, ये सब मालूम हो जाता है। और फिर आयुर्वेद में आना चाहिए, आयुर्वेद को नहीं छोड़ना है। हम आयुर्वेदिक डॉक्टर हैं, बीएमएस का डिग्री लिए हैं, तो हमें आयुर्वेद ही करना है। लेकिन आज के जमाने के हिसाब से हमें पैंट शर्ट पहनना पड़ता है, लैपटॉप मोबाइल यूज करना पड़ता है। तो अगर हम एमआरआई सीटी स्कैन पढ़ना ही नहीं जानते हैं, तो हम कैसे इलाज करेंगे, है ना। इसीलिए ये सब जरूरी है। अब इसमें हम चिकित्सा क्या करते हैं, तो अवबाहुक नाम का व्याधि जो अपने ग्रंथों में बताया वो देखते हैं। इसी तरह से आवरण देखते हैं हम लोग, कफावृतवात, कफ ने आवृत किया है किसको, तो वायु को आवृत किया है। ये सारी चिकित्सा हम लोग करते हैं। अभी मैं इस पे और कुछ बोलना चाहूंगा, लेकिन मैं पहले आप लोगों का कुछ सुनना चाहता हूँ। डॉक्टर अभय जी, डॉक्टर पल्लवी जी, आप इस टॉपिक पे कुछ बोलना चाहें बोल सकती हैं। तो फ्रोजन शोल्डर नहीं होता है, लेकिन वहां पे आउटलेट में कुछ ऑपरेशन होता है, ऐसे में आप क्या कहेंगी। पल्लवी जी का शायद ट्रैवलिंग कर रही है। पल्लवी जी, आपने अनम्यूट किया है, कुछ बोलना चाहती हैं। शायद उनकी आवाज नहीं आ रही है। अभय सर, प्रशांत भट्ट जी, गंगवार सर, कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग। मैं भी बोलूंगा, लेकिन आप लोग भी बोलिए, प्लीज कुछ ना कुछ बोलिए। हेलो। हाँ जी, बोलिए सर। हाँ सर, फ्रोजन शोल्डर में भी मतलब ये होता है ना, मतलब कफ वातज संप्राप्ति रहती है ना। हाँ, रहती है। और और इसमें भी कफ वातज संप्राप्ति रहती है मतलब। हाँ, रहती है। तो सर, डिफरेंस मतलब क्या रहता है आप आयुर्वेदा के हिसाब से सोचे तो। बस ये कहना था कि ये थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम है तो ये आगे की तरफ है, फ्रोजन शोल्डर में पूरा रहता है, पूरा विश्वाची और अवबाहु पूरा रहता है। एनाटोमिकली बस डिफरेंस है, बाकी तो सेम ही है, अवबाहु की है दोनों। हाँ सर। लेकिन अगर हमने ये चीजें पढ़ी ही नहीं है, कभी सुनी नहीं है, फिर हमारे पास पेशेंट आते हैं थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, तो हम लोग घबरा जाएंगे कि ये क्या है, इसका तो आयुर्वेद में वर्णन ही नहीं है, इसको कैसे मैनेज करना है। ठीक है, मेरा यहाँ बताने का यही उद्देश्य रहता है कि ये सब शब्द आपके दिमाग में घुसते जाए, तो फिर आप लोगों को ट्रीटमेंट का एक लाइन ऑफ ट्रीटमेंट मिलेगा, एनाटॉमिकली क्या क्या डिफेक्ट हुआ है। और मैं चिकित्सा बता रहा हूँ, आप लोग रुके, मैं बता रहा हूँ। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं, शर्माइए मत, जो भी आता है बोल सकते हैं आप लोग। डॉक्टर महेंद्र सर, आप कुछ बोलना चाहेंगे इस पर। अब वो बाहु की तरह हम लोग देखते हैं। आप बाहों की तरफ देख सकते हैं, और वो जो श्राग्रंथि श्राव में जो बात होता है उसको, उसमें भी अपन उसको ले सकते हैं, श्रा कंडराओं में सब जी, तो उसमें मैं सब। इसकी, हाँ मैं इसकी चिकित्सा बताता हूँ, फिर आप बताइए। अगर हम माधव निदान देखते हैं, तो माधव निदान में अवबाहुक जो बोला है, उसमें बोला है अंश प्रदेश, मतलब पीछे की तरफ स्कैपुला जो होता है वहां पे, सिरा कुंच्य तत्रस्थो जनित अवबाहुकम, मतलब अंश प्रदेश स्थित वायु का प्रकोप होकर उस प्रदेश की सिराओं का संकोच वायु के द्वारा होता है, इस व्याधि को अवबाहुक कहते हैं। और इसका चिकित्सा विश्वाची की तरह करना चाहिए, ऐसा ग्रंथकार बोलते हैं। अब विश्वाची जो है, उसमें क्या बोला है, तलम प्रत्यंगुल नाम या
कंडरा बाहु पृष्ठतः बाहवो कर्म क्षयकारी विश्वाति च इति च स उच्यते। इसका मतलब हुआ है कि प्रकुपित हुए वायु अंत प्रदेश में। अब ये जो बाहुक और विश्वाची है ये पीछे के साइड में बोल रहे हैं। हमारा आज का टॉपिक है थोरैसिक आउटलेट, आगे की तरफ एंटीरियर साइड, और वो लोग का क्या है, पोस्टीरियर साइड। तो वो बोलते हैं कि पोस्टीरियर साइड में अंत प्रदेश में स्थान संचय करके वायु क्या करती है कि बाहु के पृष्ठ भाग स्थित कंडरा द्वारा हस्त अंगुली तक संचारी वेदना उत्पन्न करता है। इस व्याधि को विश्वाची कहते हैं। इसमें हाथ की सभी क्रियाओं में बाधा आ जाती है। अंश संधि प्रदेश में शूल होता है या सशूल क्रिया होती है, मतलब पेनफुल मूवमेंट होता है। क्रिया अल्पता होती है, क्रिया हानि होती है। रोगी हाथ ऊपर नहीं उठा सकता है, और इसकी चिकित्सा ग्रदसी की तरह करना चाहिए, ऐसा बोला गया है। ग्रदसी जो है वो साइटिक नर्व का रहता है, वहां पर भी नर्व का कॉम्प्रेशन रहता है। ग्रदसी में अगर हम लोग जाते हैं तो क्या बताएं, सिक पूर्वा कटी पृष्ठोरु जानु जंगा पदम क्रमात् ग्रदसी स्तंभ रुक्तोदयी गृहणाति स्पंदते मोहो वातात वातात कपा तंद्रा गौरवा रोचका नविनता। मतलब गृदसी में रोगी एक पैर पर जोर देकर चलता है, गृध के समान चलता है। मतलब जिस तरह से ये गृध होता है ना, उसकी तरह ये चलता है। तो गृधवत चलते यस्मिन, यहाँ पे जो वायु प्रकुपित हो जाता है स्फिक प्रदेश से वात वाहिनियों का प्रक्षेप उत्पन्न होता है, वहां पे इन्फ्लेमेशन होता है। और वो वेदना जो है स्फिक प्रदेश से बटक एरिया से लेके शुरू होके कटी उरु जानू जंगा और पाद और ये अंगुली तक संचारित होती है। तो उसमें इंसान को इतना पेन होता है कि गीदड़ जो रहता है गृदसी, उस तरह से वो चलने लगता है, गीदड़ जैसे लंगड़ लंगड़ के चलता है। इसको चमक लगना जैसा सिम्टम कहेंगे। और इसमें सुई चुभने की तरह वेदना स्तंभ होता है। यही संप्राप्ति ऊपर हो रही है, थोरैसिक आउटलेट सिंड्रोम में ऊपर हो रही है। यहाँ पर भी नर्व का कंप्रेशन हो रहा है, वायु जो है वह बहुत ज्यादा वेदना कर रही है, क्योंकि नर्व जो वात वाहिनी नाड़ियां है वहां पे कंप्रेस्ड हो रहा है। तो इसकी चिकित्सा क्या बताए, विषगर्भ तेल से संवाहन करना, संवाहन अनुलोम गति से होना चाहिए। बाद में स्वेदन करना है, नाड़ी स्वेद, उपनाह स्वेद, वातज्ञ द्रव्यों का क्वाथ जैसे निर्गुंडी दशमूल एरंड के क्वाथ का नाड़ी स्वेद करना है। फिर यहाँ पे त्रिफला गुगुल, महाबाद विध्वंसक रस, समीर पन्नग रस, भल्लातक आसव, भल्लातक परपटी, ये वेदना प्रशमन के लिए बताएं। और हम लोग ग्रदसी वात में क्या देते हैं, महाविषगर्भ तेल का मात्रा बस्ती देते हैं, है ना, उससे फायदा हो जाता है। बाकी आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। विश्वाची, अच्छा ये ट्रैवलिंग में ये बोल रही है सिरा और कंडरा का सोचना चाहिए, बहुत बढ़िया बताया आपने मैम। और नस्य देना चाहिए, बहुत अच्छा बताया। इसमें अभ्यंग भी करना है। और मैं जो कफावृत बात है उसकी चिकित्सा बताता हूँ। तब तक आप लोग भी कुछ बताइए, कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। सर अग्निकर्म कर सकते हैं क्या? 100% अग्निकर्म करना चाहिए। इसमें बताया है कि कफावृत वायु जो रहता है, चरक संहिता में बताया है कि वायु कफ से आवृत होकर शैत्य करता है, गुरुता करता है, शूल करता है, और कटु अम्ल लवण द्रव्यों से उपशम मिलता है। और इसमें लंघन करने से फायदा होता है, श्रम करने से फायदा होता है, रुक्ष उष्ण पदार्थ लेने से इसमें फायदा होता है। तो यहाँ पे कफावृत वायु है, कफ का शीतलता बहुत ज्यादा बढ़ गया है, वायु का भी शैत्यता बढ़ गया है, इसके वजह से ये प्रॉब्लम है। अब मैं और चिकित्सा बताता हूँ, आप लोग कुछ बोलना चाहेंगे। डॉक्टर आदित्य सर, ये है तो ऑर्थोपेडिक का, आप कुछ बोलना चाहते हैं बोल सकते हैं। आदित्य सर सुन पा रहे हैं? जी सर। यहाँ पे नर्व देखिए, नर्व आर्टरी वेन रिब, इसका कंप्रेशन हो रहा है, एक्सीडेंट सर से हो जो सकता है। हाँ बोलिए। जो हमने सर मरीज देखे हैं एक्चुअली में लिम्फोमा के जो मरीज होते हैं खासतौर से हॉजकिंस लिम्फोमा के। हॉजकिंस लिम्फोमा ये जो होता है ये छाती के अग्र हिस्से में मिलता है, एंटीरियर मीडियस्टली। तो उस वक्त कई बार ये जो गर्दन के नोड्स होते हैं ये आर्टरी को, वेन को दबाते हैं। तो उसमें और ट्रेकिया को दबाते हैं। तो तब ये सिम्टम्स, हाँ, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम मतलब कई बार उसमें मिलते हैं। तो मेडिसिन वाले तुरंत अगर रेफर कर दे तो हम कीमो, मतलब कीमो देके वो कम होता है साइज। नहीं तो ये क्या है, आर्टरी वेन को दबाता है, प्रेशर लिम्फ नोड्स जो मीडियस्टल मास होता है। जी sir, ये ऐड करना सर। जी बहुत बढ़िया बताया आपने सर। और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं प्लीज। इन्होंने लिम्फेटिक सिस्टम में जो लिम्फोमा होता है उससे वैसे पेशेंट देखे हैं, सर ने बहुत अच्छा बताया।
और किसी को कुछ भी बोलना है बोलिए। आप लोग ने पेशेंट देखे हैं, सभी को फ्रोजन शोल्डर मत बोलिए। अवबाहक और विश्वाची पीछे के साइड से होता है, यहाँ पे आगे की साइड में, ये डिफरेंस है। अब मैं चिकित्सा बताता हूँ आप लोग को, आप लोग सुनिए, आप लोगों को कोई आइडिया आता है तो आप लोग भी बता सकते हैं। अब यहाँ पे हमें अवबाहु की चिकित्सा करना है, आवरण को दूर करने का चिकित्सा करना है, कफावृतवात उसका आवरण दूर करना है। तो हम इसमें बहुत सारे दवाइयां देंगे, जैसे कि गुग्गुल कल्प देंगे। और कफावृतवात, कफ का आवरण निकलना चाहिए तो हमें कटु रस वाले द्रव्य, इसलिए हम लोग व्योषादि गुग्गुल, इसमें शुंठ मरीच पिप्पली और गुग्गुल में सिद्ध किया हुआ है। नवक गुग्गुल जो मेद को निकालता है और उसके द्रव्य भी कटु और तिक्त कषाय रसात्मक होते हैं। फिर षडधरण चूर्ण, क्योंकि पेन है बहुत ज्यादा, यहाँ पे वायु का अनुलोमन करना जरूरी है, पेट साफ करना जरूरी है, इसलिए षडधरण चूर्ण। रासना चूर्ण, रसोनादिवटी, इसको खिलाना है। और जो चूर्ण मैंने बताया षडधरण चूर्ण, इसका प्रयोग करने से पेट साफ होता है, रिलीफ मिलता है। इसी तरह से यहाँ पे अभ्यंग और नस्य और बस्ती देना पड़ता है। बस्ती से तो थोड़ा देर से काम होगा, लेकिन नस्य से पैदा होगा, अभ्यंग से पैदा होगा, फिर नाड़ी से देना है। तो कार्पास हस्त्यादि तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, फिर माश तेलम, महामाश तेलम, ये देने से पैदा होता है। मूरिवेणा तेलम, कोट्टम चुक्क्यादि तेलम, ये देने से पैदा होता है। जितना स्नेहन होगा, जहां पर भी कॉम्प्रेशन आए वहां पे स्नेहन होना बहुत जरूरी है। अब जैसे कटी बस्ती करते हैं, हृद बस्ती करते हैं, यहाँ पर तो ऐसे बस्ती कर नहीं सकते हैं, तो अभ्यंगी ऑप्शन रहता है। इसी तरह से कुछ ये देते हैं, कुछ काढ़े वगैरह देते हैं। अष्टवर्ग कषायम, रासना शुंठ्यादि कषायम, वरणादि कषायम, शुंठी बलादि कषायम, रासना धन्वंतर कषायम, फिर इसमें विदार्यादि कषायम, धन्वंतर कषायम, लहसुन शीर कषायम, प्रसारण्यादि शीर कषायम, मतलब शीर पाक बना के फिर देना है। फिर उसके बाद में महाबाद विध्वंसक रस, महायोगराज गुग्गुल, त्रयोदशांग गुग्गुल, लाक्षा गुग्गुल, आभा गुग्गुल, ये इंटरनली हम पेन किलर के रूप में देते हैं। इसी तरह से हम लोग इसमें कोट्टम चुक्क्यादि तेलम, एक मिनट रुकिए, ये क्या हो गया, कुट्टम चुक्क्यादि तेलम है, उसका हम लोग उद्वर्तन कराते हैं, उससे बहुत अच्छा फायदा होता है। रासनादि चूर्णम का उद्वर्तन कराते हैं, या कुट्टम चुक्क्यादि तेलम को पानी में गर्म करके या फिर महानारायण तेल में गर्म करके और उसका लेप लगाते हैं। जितना लेप लगेगा ना उतना वहां पे इन्फ्लेमेशन कम होता है, सूजन कम हो जाती है। कुट्टम चुक्क्यादि तेलम है, रासनाथ चूर्ण है, दशांग लेपम है, वो देते हैं। और अभ्यंग कराने के लिए कार्पस हस्त्यादि तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, पंच स्नेह कुजम्बु, कुजम्बु मतलब तेल और घी, उससे सिद्ध करते हैं। माश तेलम, फिर धानवंतर तेलम, फिर उसके बाद में हम लोग वृक्ष स्वेद भी करते हैं। कभी कभी कफावृतवात है तो वहां पे वृक्ष स्वेदन करना है, तो पोटली में गर्म करके आप लोग पोटली में कोल कुलत्थादि चूर्ण डाल के और उसका पोटली स्वेद करिए, पिंड स्वेद, सूखा वृक्ष स्वेद। उसी तरह से कपास का किंजी करके एक आता है, वो करते हैं, कपास डाल के उसको गर्म करके वो करते हैं। इसी तरह से इसमें निम्ब अमृता एरंड तेलम, रासनादि चूर्ण में निम्ब अमृता एरंड तेल डाल के वो देते हैं, तो अच्छे से पेन भी कम होता है, पेट भी साफ हो जाता है। इसी तरह से वहां पे पिच्चू रखना है, क्योंकि मैंने बोला ना कि वहां पे हम लोग कट्टी बस्ती नहीं कर सकते हैं, कट्टी बस्ती या जानू बस्ती जैसे हृद बस्ती वगैरह नहीं करते हैं। तो पेशेंट को लिटा के और वहां पे पिच्चू टाइप रख सकते हैं, लोकलाइज पिच्चू। तो उसमें हम लोग कोट्टम चुक्क्यादि तेल है, मूरी बना तेल है, फिर उसके बाद में शीरबला तेल है, चंदनमला लाक्षादि तेल है, प्रभंजन तेल है, कार्पा सस्त्यादि तेलम है, महानारायण तेल है, फिर कर्पूर आदि तेलम है, उससे करने से फायदा होता है। नस से करना है तो शीरबला तेलम, प्रसारण्यादि तेलम, कार्पस हस्त्यादि तेलम, अणु तेलम। उसी तरह से हमें वहां पे बल बढ़ाना है, अगर मसल्स बहुत वीक हो गई हैं तो नारसिंह रसायनम, महाबिलवादी लेहम, अश्वगंधा लेहम, ये करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से हमें वहां पे कंडीशन के हिसाब से हमें कुछ कुछ चेंजेस करना पड़ता है। और लहसुन रसायन, कफाविरितवात है, कफ को भी निकालना है, वायु को अनुलोमित करना है, तो लहसुन रसायनम में क्या करना है, 15 ml लहसुन सोरस लेना है और उसमें 15 ml कार्पस हस्त्यादि तेलम मिक्स करके वो पिलाना है। इसको लहसुन रसायनम बोलते हैं। कार्पस हस्त्यादि तेलम, कार्पस हस्त्यादि तेलम है जहां जहां स्नायुगत बात होता है, स्नायु के अंदर कहीं वायु या कॉम्प्रेशन होता है, वहां पे कार्पस हस्त्यादि तेलम सबसे। कार्पस हस्त्यादि क्या होता है, कपास जो रहता है, कपास के उससे बनता है, इसलिए कार्पस हस्त्यादि तेलम है। तो उसका प्रयोग करना है। लहसुन स्वरस 15 ml, 15 ml कार्पस हस्त्यादि तेलम।
पिप्पली रसायनम, वो अगर देते हैं बहुत, उससे कफावृत वात है वो कम होता है, उबाहक भी ठीक होता है। इसके अलावा महाविषगर्भ तैलम से अभ्यंग करना है, या फिर वहां पे महामाश तैलम। और हमारे सर बताते हैं कि ऐसे थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में मोचरस सिद्ध शीरबला तेल, मोचरस जो है वो ब्रीहण करता है, तो उससे बहुत अच्छा अववाहक विश्वाची में अग्निकर्म करने से फायदा होता है। फिर जलौका वचारण से फायदा होता है। तो इस तरह, और जितना नस से करते हैं ना, वहां पे जो कंप्रेशन है वो धीरे 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 खुल जाता है। मैंने ऐसे ठीक किए हैं, 101 आवृत्ति का शीर बला, 30 ml सुबह, 30 ml शाम को, ऐसे मैंने दिया। तो जब हम नस से करते हैं तो नासा ही शीर्षोद्वारम, नाक ही सिर का द्वार है, तो वो जाता है तेल। जब पेशेंट उठता है नस से लेने के बाद, तो धीरे धीरे रिस रिस के वो नीचे जाता है, सर्वाइकल एरिया को पूरा ये लुब्रिकेट करता है, धीरे धीरे मसल्स को लुब्रिकेट करता है, फिर क्लेविकल को करता है, ऐसे धीरे धीरे वो जाता है। तो नस से तो 100% फायदा होता है। बाकी नाड़ी स्वेद देना है, अग्निकर्म करना है, तो ठीक हो जाते हैं पेशेंट। हाँ, आप लोग कुछ बोलना चाहते हैं, बोलिए प्लीज, कुछ बोलना है। गंगवार सर, माधुरी मैम, प्रशांत भट्ट जी। सर अग्नि कर्म इसमें किस प्रकार, मतलब जैसे जहां पर ऑब्स्ट्रक्शन है उसके आसपास करेंगे सर? नहीं, अग्निकर्म का मतलब क्या होता है कि हम कोई भी शलाका होती है, जैसे पंच धातु की शलाका, या फिर हम लोग लौह शलाका, स्वर्ण शलाका, चांदी का शलाका, तो वो रॉड टाइप होता है, शलाका में आपको दिखाऊंगा। तो उसको पूरा गर्म करते हैं, और पहले करने के पहले जहां पर सबसे ज्यादा पेन है, वायु अटका हुआ है और शूल कर रहा है, वहां पे पॉइंट बना देना है, और शलाका को गर्म करके और वहां पे टच करना है। टच करने से क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल बहुत ज्यादा अटक गए हैं, जब उनको उष्णता मिलती है, वायु का शीत गुण से रुक गए, जब हीट मिलता है तो वायु स्प्रेड हो जाती है चारों ओर, तो उससे वेदना में उपशम मिलता है। जहां घट्ट होके वो वायु अटका हुआ है, तो वो उसका रास्ता खुल जाता है, जोर से करंट टाइप लगता है, पेशेंट को बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, थैंक यू अग्निकर्म सर। करने से फायदा होता है ये ठीक नहीं करेगा, कॉम्प्रेशन वगैरह ठीक नहीं है, पेन किलर रहेगा बस। हाँ, ठीक तो हमें स्नेहा नहीं करना है, नस्से से करिए, घृतपान से करिए, और एक्सरसाइज भी करना है। मतलब जब हम तेल का नस्से वगैरह, तो हल्का एक्सरसाइज भी करते जाना है, जिससे मसल्स रिलैक्स होंगे। फिजियोथेरेपी भी कराते हैं एलोपैथी में, कुछ वैक्स लगा के, और फिर वो इंफ्रारेड रेज देते हैं, उससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। ये सब मतलब ट्रीटमेंट है। बाकी आप लोग तो विद्वान लोग हैं, आप लोग बताएंगे। डॉक्टर सुरेंद्र शर्मा जी, इसमें पीड़ांतक रस, पीड़ांतक तेल और पीड़ांतक वटी, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। वीना मैम कुछ बोलना चाहती हैं, बोलिए प्लीज। शशि मैम, शशि मैम कुछ मर्म पॉइंट बता सकते हैं इसमें। सर इसमें अंशमर्म वगैरह करेंगे तो उससे भी बहुत बढ़िया अंश रिजल्ट आएगा तो तो पीछे करेंगे ना, अंशमर्म तो हाँ जी। पीछे। नहीं, अंशमर्म तो आगे होता है। एक बार दिखा सकती हैं कहाँ पर होता है? हाँ। मुझे मालूम है, मैं जानबूझ के चाहता हूँ कि आप बताइए। ठीक है सर, मैं रुक जाइए, कहीं रखना पड़ेगा मोबाइल को। हाँ, एक कैसे मिनट। करना है, ऐसे कॉम्प्रेशन को कैसे खोलना है, बताइए। एक मिनट रुक जाइए, मैं लाती हूँ कुछ मोबाइल को खड़ा करने के पहले। हाँ, ठीक है ठीक है। सर ये अब्बाउक में, जी अब्बाउक मन्या स्तंभ और ऊर्ध्व के हिसाब से शीतल जल का नस्य देना चाहिए। जी। और उसके बाद में गुग्गल का प्रयोग करना चाहिए। शीतल जल का प्रयोग फिर अब्बाउक में कैसे बताया सर? शीतल जल का, ऐसे तो बहुत जग, हाँ मुझे भी नहीं पता चल रहा है शीतल जल क्यों बोला है, भाप प्रकाश में बोला है ये। कैसे, उसका क्या लॉजिक है? अब ये लॉजिक ही तो मैं आपसे समझना चाह रहा हूँ। अगर वहां पे पित्त का रहेगा तो वो हीट को एब्जॉर्ब करेगा, लेकिन यहाँ अब पे कफ आपको बताया वायु। दूसरे नंबर मन्या स्तंभ, इसमें मन्या स्तंभ के हिसाब से ट्रीटमेंट बताया। तो मन्या स्तंभ में बताया इन्होंने 10 मूल क्वाथ अथवा पंचमूल का क्वाथ रूक्ष स्वेदन करना चाहिए। और अपन इसको स्नान कराना चाह रहे थे, फिर रूक्ष स्वेदन क्यों किया इन्होंने? जैसे आम बात रुक्ष में अपन स्वेदन इसलिए क्योंकि कफावृत बात है ना, कफ का आवरण निकालना है, तो हमें रुक्षता देनी है हीट तो के फिर साथ। अपन स्नान तो अपन ज्यादा कर रहे हैं, उल्टे स्नान करेंगे फिर उल्टा उल्टा नहीं, बढ़ेगा इसका मतलब। दोनों दोनों कंडीशन मैंने बताया, इसमें कफावृत बात भी हो सकता है या अवबाहुक भी हो सकता है। दोनों, दोनों को क्लब मत करिए, एक ही मत करिए, जोड़िए मत। कफावृत बात अलग है, उसमें स्तंभ और शैत्य वगैरह है,
अवबाहुक अलग है। जहां पे हमें स्नेहन की जरूरत है वो स्नेहन करना ही पड़ेगा, जहां पे हमें रुक्ष श्वेत करना है वहां रुक्ष श्वेत करना है। अवबाहुक भी होता है लेकिन वो मूवमेंट तो होता है ना, है ना। और अगर पूरा रुक गया है, पूरा स्टक हो गया है, वहां पे कफावृतवात है, वहां पे हमें रुक्ष श्वेत करना है। रुक्ष श्वेत करके उसका मूवमेंट लाके फिर हमें स्नेहन करना है। ये स्टेप होना चाहिए। बराबर बता रहा हूँ ना। ठीक है। दोनों दोनों। चीज अलग अलग है सर, कपाविरितवात अलग है, अवबाहुक विश्वाची मन्यास्तम अलग है। नहीं, अपन जो ये बीमारी के हिसाब से चल रहे हैं उसके हिसाब से यदि आप भावुक मानते हैं उसको मन्या के साथ ट्रीटमेंट करें तो रूप से स्वेदन करना सर चाहिए। एक एक उसको चीज विस्तार इसको के नहीं हिसाब से बताइए, माने तो अपन को फिर उसमें स्नेहन ही पूरा ट्रीटमेंट है, उसमें तेल और घी का प्रयोग बताया इसमें उसमें। सर रेस्ट्रिक्टिव मूवमेंट है, मतलब मूवमेंट है, पेनफुल मूवमेंट है, वहां पे हम स्नेहन करेंगे। जहां पे मूवमेंट बंद हो गया, वो स्तंभ हो गया, पूरा अटक गया, हाथ ऊपर ही नहीं उठता, वहां पे हमें रुक्ष श्वेत करके विलयन करना है, वहां के कफावृतवात को ठीक करना है। फिर जब वो मूवमेंट होने लगेगा तब हमें स्नेहन करना है। हाँ, ये सही है। उसको स्तंभ हो जाता है तो उसको फिर रूप स्वेदन चालू करो पहले, उसके बाद में फिर स्नेहन करें। ये हाँ ये सही, ये सही है। जी सर। जी। और किसी को कुछ बोलना है, पूछना है, पूछिए, बताइए। आज ना डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी ने एक केस टेकिंग करवाया, तो वो मैडम को ब्लड कैंसर डायग्नोस हुआ है, लेकिन हमने डायग्नोसिस किया तो वो ब्लड कैंसर है ही नहीं उसमें। मैं बताऊं क्या प्रशांत भट्ट जी, क्या आप बताएंगे? डॉक्टर प्रशांत भट्ट जी अभी हैं कि कुछ काम कर रहे हैं? वो केस बाद में बताते हैं हम लोग, अभी पहले ये टॉपिक होने दीजिए, बाद में बात करते हैं। लेकिन वो बहुत इंटरेस्टिंग केस है जो आप लोग को जानना चाहिए। चलिए शशि मैम आप आ गई क्या? गंगवार सर कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ सर, प्रणाम सर। सर इसमें सर जो है अंशदान के अलावा जो एक कक्षधरा मर्म होता है गिला के अंदर, जो है फिंगर लगा के और वो हाथ को ऊपर नीचे करते हैं, मूवमेंट करते हैं, तो मेरे ख्याल से वो भी करना चाहिए, तो पेशेंट को आराम होना चाहिए सर। जी। और सर और ट्रीटमेंट बताइए, आपको क्या आ रहा है दिमाग में? वीना मैम कुछ हेलो। बताइए, सोनिया मैम बताइए। जी। गुड इवनिंग सर। जी बोलिए मैम। सर, पिपली रसायन का क्या क्रम होना चाहिए पेशेंट को अगर देना चाहें तो? उसका पहले तो अग्नि देखना है, उसका प्रकृति देखना है, पित्तज प्रकृति नहीं होना चाहिए ना, और सीजन देखना है, ग्रीष्म ऋतु नहीं होना चाहिए, उसमें ठीक है शीत सर। ऋतु है। उस हिसाब से थोड़ा थोड़ा पहले दें। पिपली अवलेह आता है वो दें, ज्यादा हीट नहीं बढ़ाना है हमें पेशेंट को। ठीक है सर। 5 से 10 ग्राम दे, उतना भी सफिशियंट है। ठीक है सर। अब ऐसे फिक्स नहीं बोल सकते, पेशेंट टू पेशेंट डोज कम ज्यादा करके उपशय अनुपशय देखना चाहिए। पित्तज प्रकृति वाले को बिल्कुल कॉन्ट्राइंडिकेशन है पिपली नहीं, रसायन? बिल्कुल नहीं है। पित्तज तो प्रकृति को है ये प्रॉब्लम, लेकिन कफावृत बात है, तो हम उसको हाँ कम जी। डोज देके देखेंगे या उसका हीट बढ़ रहा है कि नहीं वो। फिर नहीं तो अनुपान बदलेंगे ना हम उसको, जैसे कि आंवले का रस, मुरब्बा, गुलकंद, प्रवाल पंचामृत, प्रवाल पिष्ठी के साथ देंगे, मतलब अनुपान बदल ठीक है बदल के दे सर। देंगे, हो जाएगा। दाड़िम के रस के ठीक साथ है दे सर। देंगे। ठीक है सर। और ये भल्लातक हरितकी वगैरह ये जब ये सब दे सकते हैं सर? हाँ, कफ वातज प्रकृति रहा तब, पित्तज प्रकृति को भल्ला तक नहीं दे सकते, नहीं तो उसको पाइल्स होगा। मेरे पास इतने सारे पेशेंट है जो अल्सरेटिव कोलाइटिस के थे। उनका हेतु क्या मिला कि वो जो तंबू वाले लोग रहते ना, रोड साइड आयुर्वेदिक दवाखाना वाले, तो एक बहुत सारे पेशेंट को पाइल्स होता है। आजकल लोगों को पाइल्स हो ही रहा है कॉमनली, पेट साफ नहीं होता, लेट उठते हैं, तो हेमोरेड्स के लिए भल्लातक बोला गया है। तो वहां तंबू वाले बाबा ने कहा कि मैं स्वर्ण भस्म दूंगा, ऐसा बोल के भल्लातक का चूर्ण खिला दिया 1 महीना। उससे क्या हुआ, वो पाइल्स तो बढ़ ही गया, और वो अल्सरेटिव कोलाइटिस भी बढ़ गया, मतलब अल्सरेटिव कोलाइटिस हो गया। तो क्या है ना, भल्लातक का साइड इफेक्ट होता है, मुझे ये कहना है। अल्सर नहीं होना चाहिए पेट में गर्मी होके। चलिए आप बताइए, हाँ शशि मैम आ गई आप? हेलो। हाँ जी सर, वो मेरे उस मोबाइल में नेटवर्क नहीं आ रहा था, फिर मैंने दूसरे से ज्वाइन किया। आप कक्षाधरा मर्म और अंश मर्म बताइए। सर इसमें जो मेनली करते हैं ना वो अंश मर्म करते हैं। हालांकि जो फ्रोजन शोल्डर वाले पॉइंट्स हैं वो सारे भी कर सकते हैं, जैसे क्षिप्र मर्म है, ठीक है, और अंश अंश फलक मर्म है, तो सारी चीजें कर सकते हो। तो उसके लिए सिंपल सा कुछ नहीं करना होता है, ये 90 डिग्री पर रखना है, इसको 45 डिग्री पर रखना है, और सेकंड फिंगर जहां पर जाती है वहां वाले पॉइंट को प्रेस करना है। उसी तरीके से इधर भी आपने किया, ये 90 डिग्री पर और ये चीज 45 पर गया, तो जहां पर गया तो ये इस तरीके से करेंगे।
तो ये जो है इस तरीके से जब आप करेंगे तो ये सिस्टम ठीक होता है। और साथ में जैसे गोमुखासन जो करते हैं तो उसकी वजह से भी बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है फिर। जैसे गोमुखासन में बैठ करके और पीछे से इसको टच करते हैं, तो वहां से भी जो शोल्डर के जितने रिलेटेड इश्यूज होते हैं तो उसमें बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है। खास करके जो लोग झुक करके चलते हैं या जिनका पोस्चर बिगड़ जाता है वहां पर भी बहुत बढ़िया काम करता है। और नेक के रीजन की जो भी तकलीफें होती हैं सब में आराम आता है। जी सर, थैंक यू सर। हम्म, चलिए, कोई और बोलने वाले थे? सूरज जी या गंगवार सर, कोई बोलने वाले थे? हेलो सर, मतलब आमाशयगत में मैंने देखा था कि षडधरण अच्छा काम करता है। तो सर, अगर अविपत्तिकर और मतलब ये अविपत्तिकर और ये सितोप्लादी चूर्ण, अविपत्तिकर और षडधरण चूर्ण को मतलब साथ में कॉम्बिनेशन में दिया जाए तो इसमें लाभदायक होगा क्या? क्योंकि 100%। अ, ये था सर। हाँ, एक और चीज मैं बताना चाहता हूँ, आप बोलते रहिए, मैं बता रहा हूँ। और सर ये साधारण चूर्ण का फांड देंगे कि यहाँ पे चूर्ण देंगे सर? साधारण में जैसे सूरज जी आप चित्रक रहता बताइए है। क्या देंगे, सूरज जी बताइए। चूर्ण नहीं देंगे मतलब चूर्ण नहीं अच्छा देंगे अच्छा। ना? और कितना तो दिन ये देते हैं, कितना मात्रा में देते हैं? सर, षडधरण चूर्ण से कभी कभी मतलब प्लेन षडधरण चूर्ण देंगे तो मतलब पित्त बढ़ सकता है। मतलब वैरी करता है पेशेंट के प्रकृति पे, ऐसे हर बार षडधरण नहीं दे सकते। पर उसके साथ अगर अविपत्ति कर दिया जाए और सितोप्लादी चूर्ण दिया जाए तो मतलब वो बैलेंस रहता है, उसकी मतलब उष्णता इतनी नहीं बढ़ती। जी, सही बताया आपने। और सर मतलब सितोप्लादी में शर्करा भी रहती है, तो इसलिए देखना चाहिए मतलब पेशेंट को शुगर है कि नहीं। अगर सर उसको शुगर है तो सितोप्लादी नहीं दे सकते। हाँ, तो बाकी साधारण चूर्ण ये लेखन का कार्य करता है ना, नहीं नहीं, मतलब जैसे पेट साफ करता है, पेट साफ करता है। पेट साफ करता है। ओके कॉमन सर। भाषा में बोले, पेट साफ करता है, वायु को अनुलोमित करता है। जी सर। सुश्रुत संहिता में बताए, वात व्याधि रोग में, चिकित्सा स्थान में बताए, वात व्याधि चिकित्सा में बताए। ठीक है, और किसी को कुछ बोलना है बोल सकते हैं। सर और एक चीज बोलनी थी, मतलब ये कफ वातावरित में जो मज्जा पे जो आवरण आता है कफ का, तो मतलब पिछली बार भी बोला था मैं ये चीज की निर्गुंडी का मैंने पढ़ा था। तो निर्गुंडी जो कफ रहता है उसका शोधन करती है। जो मज्जा के ऊपर मतलब कफ का आवरण जो आता है उसके मतलब शोधन के लिए अच्छी है। तो मतलब मज्जा पे जाने वाले जो रसायन है जैसे गिलोय का सत्व है, अमृता है, मतलब ऐसे ऐसे मज्जा पे जाने वाले द्रव्यों के साथ अगर निर्गुंडी कम मात्रा में दिया जाए रसायन के स्वरूप में, तो वो निर्गुंडी भी रसायन द्रव्यों के साथ कैसा होगा कि निर्गुंडी आवरण को निकालेगा और वो मज्जा पे जाने वाले द्रव्य मज्जा का बल बढ़ाएंगे और मज्जा को अच्छा रखेंगे। तो ये सही लग रहा है क्या सर आपको विचार? 100%, बहुत अच्छा बताया आपने। ऐसे ही हमारे सर का फॉर्मूला है, अंश शूल हर योग। बागभट चिकित्सा संस्थान गुल्म में बताया, जहाँ पे अंश शूल होता है। तो यहाँ पर भी थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम में आगे भी दुख रहा है, पीछे भी दुख रहा है, तो पुष्कर मूल, एरंड मूल, दर्भ, देवदार और शुंठी, इसका काढ़ा बना के देना है सुबह शाम, बहुत अच्छा फायदा होता है। दूसरा है एंकुलाइजिंग स्पॉन्डिलाइटिस, अगर है, सारे मर्ज हो गए वर्टिब्रस, और उस वो भी है और ये भी है, तो एक हमारे सर का कवटाची औषध का फॉर्मूला है, नाकेश्वर के साथ देना है। शतावरी, गुडुचि सत्व और रिंगनी मतलब कंटकारी देना है। बादाम का बीज, खजूर का बीज, भल्लातक का बीज, गोडाम्बी, ये देना है, उससे फायदा होता है। इसी तरह से अगर एक और बताया सर ने, असत स्कंद शूल, वहां पे अगर पेन बहुत ज्यादा हो रहा है, तो ये सर का फॉर्मूले का कॉम्बिनेशन है, धमासा पलाश, भूमि आमलकी, जीवंती, कड़वा दोड़का, शीरीष बृहति, सुरसा, श्वास कुठार, ये सबको देंगे तो इससे भी फायदा होता है। जो नॉर्मल दवाइयों से नहीं फायदा हो रहा है उसको बोलते हैं असत स्कंद शूल योग, इससे भी फायदा होता है। जो फायदा होता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया। एक और है कि अगर एक साइड दुख रहा है तो ये एकांग सन्निपात का क्वाथ है, ये देने से भी बहुत सारे पेशेंट को फायदा होता है। मतलब मुझे फायदा हुआ है, मैंने सर के पास भी देखा है। तो इसमें विश्व मतलब शुंठी, देवदार, कचोरा, मुस्ता, पित्त पापड़ा, कंटकारी, कुटकी, भूनिम्ब और धमासा, इसमें ऊपर से काढ़ा बना के ऊपर से पिपली और मधु का प्रक्षेप देना है। तो एकांग सन्निपात मतलब एक साइड में अगर पेन हो रहा है, ज्वर का इतिहास है और ये हो रहा है, तो वह ठीक हो जाता है। बराबर सर है। ये कचौरा, कचौरा क्या है सर ये? करचूर, करचूर, ओके सर, ठीक है सर। मराठी में कचोरा बोलते हैं।
आप लोगों के सर पास ये ये इन सर का सबका फॉर्मूला बुक होगा। हाँ बोलिए। सर ये सब जो योग दिए हुए हैं इनका भी एक पीडीएफ दे दीजिएगा सर। ये है ना सबके सब पास? अच्छे दिए हुए सबके पास है ना? हैं। शशि मैम ग्रुप में डाल देंगी क्या प्लीज? आपके पास है तो डाल दीजिए। ये जो सर की बुक वाला है। हाँ। हाँ जी, ये सब अच्छे योग लग रहे हैं, बढ़िया, मतलब यूज मैम आप करने वो वाले। जो है ना आयुष दर्पण के ऐप पर चले जाओ तो वहां से भी है। ठीक है मैम। हाँ क्योंकि वहां से आप कितना वो करोगे। मैंने तो ऐप हाँ ही जी। डाउनलोड करके रखा हुआ है तो ऐप में सर की बुक है। ओके आपने तो ओके। मैम वहां से जाके पीडीएफ को लाके ग्रुप में डाल दीजिए, जो लोग को ठीक है है। सर मैं देखती हूँ, एक्चुअली मुझे उतना आता नहीं है पर मैं ट्राई करती हूँ। हाँ। सर ये बुक कौन सी है? ये बुक नहीं है, हमारे सर का फॉर्मूला बुक है। हमारे ओके सर। हमारे अग्नि सर ने बनाया है। ये हम लोगों के लिए ठीक दिया है है। सर सर। तो बहुत इंटेलिजेंट है। सर के सर लिए ठीक है वाकई सर। मतलब उनका जब सुनो ना तो लगता है कि हम लोगों ने इस तरीके से चीजों को देखा ही नहीं कभी भी। उनका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है ना। और सर हाँ ने जी। पूरा, सर का एलोपैथी का भी नॉलेज है, आयुर्वेद का भी नॉलेज है। और सर कभी ऐसे वो नहीं है, मतलब सर दिन रात पेशेंट ही देखते हैं, दिन रात। एक बार तो सर ने 9 साल केवल पेशेंट देखे। भाई की शादी थी वो भी भूल गए, इतना डिवोशन। ना होली देखा, ना दिवाली देखा, ना न्यू ईयर देखा, ना घूमना देखा, ना कुछ। पेशेंट ही पेशेंट, पेशेंट ही पेशेंट। 9 साल कंटिन्यू पेशेंट ही देखते रहे, इतना डिवोशन। मतलब उनको कुछ डिवाइन ब्लेसिंग है क्योंकि जो उनका नजरिया है ना हाँ। वो अलग ही है। हाँ। थैंक यू सर। उनको जितना आता है उसका 1% भी मुझे नहीं आता। सर को इतना सर आता है। हाँ वो तो है सर, मैं क्योंकि उनका लेक्चर सुनती हूँ ना तो वही मैं देखती हूँ कि जो चीजें बताते हैं वाकई बहुत बड़ी हाँ। चीजें। मैंने डाल दिया सर उसको। मैं आप लोगों को उस लायक बनाता हूँ कि सर की बात आप लोगों को कुछ कुछ समझ आए। क्योंकि आप लोग डायरेक्ट सर का सुनेंगे तो बहुत सारा कंफ्यूजन होगा, सर क्या बोल रहे हैं। तो ये भी सुनिए, वो भी सुनिए, दोनों फायदा होगा। हाँ तो सर जैसे अभी ज्वर का लेक्चर ले रहे हैं तो हाँ। वो एक बार क्योंकि थोड़ा सा ना एसेंट का प्रॉब्लम आता है मेरे को, जैसे मुझे आपकी बात ज्यादा समझ में आती है तो सर वाले सारे लेक्चर आप भी ले लो ना उनका। अच्छा, मैं अभी क्या करता हूँ, संडे से लेता हूँ जमदग्नि सर के सारे लेक्चर का सारांश सिंपल लैंग्वेज में मैं बताऊंगा। हाँ जैसे सर ने भी ज्वर का शुरू किया तो 3-4 लेक्चर ले चुके हैं। एक बार क्या हुआ कि मैं भारतीय विद्यापीठ में एमडी कर रहा था। तो जो मैडम थी ना वहाँ की, एमए संस्कृत करके मैडम ना, संस्कृत पढ़ाती थी लेकिन उनके सारे बच्चे फेल होते थे। तो वो सारे लोग को समझ नहीं आता था वो क्या बता रही हैं। वो बताती तो बहुत अच्छा थी लेकिन बच्चों को नहीं समझ आता था। तो फिर ना मैंने क्या सोचा कि मैं कोशिश करता हूँ। मैं उनके क्लासरूम में जाके बैठ गया कि मैम मुझे भी संस्कृत सीखना है। मैं सीख लिया। उनका जो बात है वो मैंने समझ लिया, नोट्स लिए मैडम के, और मैं बच्चों को पढ़ाने लगा। तो वैसे मैं जमदग्नि सर को मैं समझता हूँ कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। क्योंकि जैसे छोटे बच्चे तुतला के बोलते हैं तो उनकी माँ को समझ आता है कि बच्चे क्या बोलते हैं। वो लैंग्वेज माँ ही समझ सकती। वैसे सर जो बोल रहे हैं वो बहुत हाई लेवल की बातें बोलते हैं। बहुत सारे फिर उनके पास रहने के बाद समझ आता है कि सर क्या बोल रहे हैं, है ना। तो इसीलिए मैं सर के लेक्चर सुन के आपको सिंपल लैंग्वेज में बताऊंगा, तो आप लोग को सब चीज समझ आएगा। कल से सर मैं उनके लेक्चर सुनूंगा, नोट्स बनाऊंगा, फिर आप लोग को बताऊंगा। जी सर, थैंक यू और सर। ज्वर से ही हम भी शुरू करेंगे, सेम टू सेम। हाँ जी सर, ज्वर से ही शुरू करिए, ज्वर ही कर रहे हैं क्योंकि रियलिटी यही है ना कि जैसे हम लोग बोलते हैं लीवर को फोकस करो या जो भी चीजें हैं। हाँ। और जैसे सर का लेक्चर सुना और सच्चाई यही है कि हर इंसान के अंदर एक ज्वर बना रहता है, जैसे सर ने कहा ना। एक आप विस्मासन चेष्टा है, एक आप अलग तरीके से रिएक्ट करते हो। तो जब कोई इंसान अलग तरीके से रिएक्ट करता है तो हम लोग नॉर्मली क्या सोचना शुरू करते हैं कि मेंटल डिसऑर्डर है, हाँ। मेंटल बंदा परेशान है। लेकिन सर ने कहा कि सारे ज्वर के हैं, तो हम लोग संहिता पढ़ते तो हैं और उसको इग्नोर मार देते हैं। तो जब सर पढ़ाते हैं या सर ने बोला तो उसके बाद समझ में आता है कि हाँ ये तो लिखा तो था चरक में, बट सोचा नहीं है ऐसे। तो और सर ने पुराने ये बताया, वो लेक्चर मैंने भी सुना है, मैं बता रहा हूँ। सर बोलते हैं कि मन संताप लक्षणम, मन और शरीर का, मन शरीर संताप लक्षणम, शरीर का भी संताप होता है, मन का भी होता है। और चरक संहिता में क्या बोला है, मन संताप के लक्षण, व्यचित्त अरति ग्लानि, मतलब चित्त जो है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब है। अरति मतलब इरिटेशन हो रहा है, और ग्लानि हो रहा है, मन को थकावट हो रही है। ऐसे जब सिम्टम होते हैं तो जितने भी हमारे पास मेंटल डिसऑर्डर के पेशेंट हैं, तो उन सबको महासुदर्शन क्वाथ दीजिए। तो मन का संताप चला जाएगा, पेशेंट को अच्छा लगेगा। त्रिभुवन कीर्ति दीजिए, महाजोरांकुश रस दीजिए, माइंड ठीक हो जाएगा पूरा। ऐसा सर का कॉन्सेप्ट है।
हाँ सर, तो मैं आपको बताती हूँ, ऐसे मेरे एक पेशेंट थे तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम थी, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था, तो एक बार उनको मैंने त्रिभुवन कीर्ति दे रखा था। तो अभी उनको कुछ भी होता है तो उठाकर वो त्रिभुवन कीर्ति ले लेते हैं, तो मैंने बताया भी था एक बार फोरम पर कि उनको बड़ा सूट करता है। तो उस वक्त मैं बल्कि सोची भी कि इनको मेंटल प्रॉब्लम होती है तो भी त्रिभुवन कीर्ति क्यों सूट करता है, तो मैंने कहा हो सकता है पुरुषम पुरुषम भिक्षम वाला कंसेप्ट है। तो अब मुझे समझ में आता है, क्योंकि एक बार उनका बीपी ज्यादा हुआ था, एक बार कुछ हुआ था, बट वो हर चीज में उनके पास पड़ी है, तो उठा लेते, 2 टैबलेट खा लेंगे तब मुझे बताते हैं। वाकई उनको बहुत बढ़िया रिजल्ट आता है सर। हाँ, तो यही या तो कॉन्सेप्ट है। फीवर की अब मैंने कुछ यही और चीज दवाएं मैं, दी। जो सर बताते हैं ना, अभी सर का 1 घंटे का लेक्चर रिकॉर्ड होता है, वो आप लोग को बता रहे हैं, लेकिन जो सर के क्लिनिक में काम किया है, सर के पेशेंट देखे हैं, सर कैसे सोचते हैं, वो चीज मैंने देखा है, मैं समझता हूँ। वो चीज मैं बताऊंगा, प्रैक्टिकल के हिसाब से मैं बताऊंगा, एग्जाम्पल से। तो मैं ये कल संडे से शुरू करूंगा, सर के लेक्चर उनके पैरेलल हम लोग चलेंगे। एक दिन सर पहले बताएंगे, नेक्स्ट डे मेरा लेक्चर होगा आयुष दर्पण पे। सर 4 लेक्चर हो चुके हैं जोर के। तो कोई बात नहीं ना, मैं करूंगा ना, उसमें क्या है। सर आगे चल रहे हैं तो 3 लेक्चर मैं पीछे चलूंगा, उसमें क्या है। जी सर, थैंक यू सर। और संडे को तो सर लेंगे नहीं, तो हमारा एक दिन और मिल जाएगा, ऐसे कर करके हम लोग सर के पैरेलल चलेंगे। और सर के 28 लेक्चर और हुए हैं पहले, अलग अलग, वो भी हम लोग बीच बीच में डिस्कस करेंगे। आप चिंता मत करें, मैं सब करूंगा अब। जी सर, थैंक यू सर। हाँ, सर बहुत अच्छे हैं, आप लोगों को मालूम नहीं है, हम लोगों ने क्या किया है, सर के सारे लेक्चर मराठी में भी डाउनलोड करके रखे हैं। मेरे पास 98 में जो सर ने रिकॉर्डिंग करवाया था ना, उस वो लेक्चर अभी भी है मेरे पास हार्ड डिस्क में, सारे हाँ 98। सर का एसेंट एक्चुअल में मराठी है ना, इसलिए मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। हाँ हाँ, कोई बात नहीं। लेकिन सर ने बहुत अच्छा काम किया है सभी के लिए, कि हिंदी में लेने लगे अभी, बहुत अच्छा हाँ कर। सर, यही चीज बहुत अच्छा है, वो पहले मैं कई बार खोलती थी तो मुझे नहीं समझ में आता था, तो हाँ, ये और तो वाकई सर का वही थोड़ा मैंने उर्दू उर्दू लैंग्वेज आता है, जैसे सर बोलते हैं बदन पे, फिर जबान, ऐसे उर्दू ज्यादा आता है सर का। हाँ, वो पुराने टाइम के लोग हैं ना, तो वो लोग पढ़ते थे ना उर्दू तो। जी सर, थैंक सर यू सर। बहुत अच्छे हैं इसलिए में। हाँ ठीक जी है। सर, वो तो है। हाँ, तो मैं ना सर के लेक्चर्स कल से शुरू करता हूँ, आप लोग को भी फायदा होगा, मुझे भी फायदा होगा। ठीक है, आप लोग और कुछ बोलना चाहते हैं, बोल सकते हैं। हेलो सर, ये मतलब इस व्याधि में जो स्तंभ रहता है, तो हाँ, उसमें मूवमेंट थोड़ी भी नहीं होती क्या हाथ ऊपर करते समय? उसमें भी 2 टाइप बताए ना, एक अवबाहुक होता है और एक कफावृत वात। कफावृत वात में आवरण है ना, तो स्तंभ शैत्य बहुत ज्यादा हो जाता है, मतलब मूवमेंट नहीं हो पा रही है। और एक होता है अवबाहुक, मतलब उसमें रेस्ट्रिक्टेड मूवमेंट, पेनफुल मूवमेंट हो रहा है, थोड़ा 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 थोड़ा। तो जिसमें रेस्ट्रिक्टेड या पेनफुल मूवमेंट है, उसमें हमें स्नेहन करना है, तेल से अभ्यंग, कुट्टम चुक्क्यादि तेल, मुरीवणा तेल, महानारायण तेल, उससे अभ्यंग करना है, महाविषगर्भ तेल। और नस्य वगैरह तो देना ही है। और जिसमें पूरा स्तंभ हो गया है, जैसे अटक गया है, जैसे आम बात जैसे संप्राप्ति हो गई है, वहां पे हमें रुक्ष स्वेद करके उसका खोलना है, आवरण को कम करना है, और फिर वैसे दवाई देके फिर स्नेहन करना है, ठीक हो जाते हैं। सर मतलब अभी जो आपने स्तंभ का बोला, उसमें उसका मतलब हाथ थोड़ा भी ऊपर नहीं उठेगा ना? नहीं होता, नहीं होता, मतलब वो नीचे। पॉइंट तो खुलता ही नहीं है, थोड़ा सा उठेगा, 40 डिग्री 35 डिग्री तक ही होगा, पूरा ऊपर नहीं उठ हो सकता। तो लोग क्या बोलते हैं, फ्रोजन शोल्डर है। लेकिन एनाटॉमिकली देखे तो जो मैंने आप लोग को दिखाया, थोरेसिक आउटलेट सिंड्रोम, इस तरह का होता है, आगे की तरफ होता है, पीछे की तरफ नहीं। फ्रोजन शोल्डर अगर हम लोग देखेंगे तो उसमें क्या पीछे की तरफ होता है। पर सर अगर पेनफुल मूवमेंट्स है तो मतलब वो एक हाफ एंगल तक तो मतलब हाथ उठा सकता है वैसे तो, हाँ, तो वही पेनफुल है। हमें एनाटॉमिकली ये भी देखना जरूरी है, कि आगे प्रॉब्लम है कि पीछे प्रॉब्लम है। एमआरआई में सब दिखता है। जी, रुकिए मैं लेके आता हूँ स्क्रीन पे। वीना मैम, आप कुछ बोलना चाहेंगी इस टॉपिक पर? वीना मैम आजकल नहीं बोल रही हैं, शायद कुछ काम में बिजी हैं। तकदीर जी कुछ बोलिए प्लीज। प्लीज सर, पेशेंट देख रहे हो पेशेंट प्लीज। देखिए, हाँ पेशेंट देखिए। सर हाँ, इसमें मर्म पॉइंट कौन सा बता रहे थे आप? ये शशि मैम आपने कौन सा पॉइंट बताया, कक्षाधारा मर्म बताइए। सर मेनली इसमें अंश ही मर्म करते हैं, अंश मर्म करेंगे, और जब गोमुखासन वगैरह करते हैं जहाँ थपथपाते हैं ना, तो वो वाले मर्म जो आप एक होते बार हैं। दिखा सकते हैं फिर से, मैम का डाउट क्लियर कर दीजिए, वीडियो ऑडियो ऑन करिए। जी सर। मैम कुछ एक्जिला नहीं, में होता है सिंपली ना कक्षधर तो? हाँ जी। कच्छधर वगैरह होता है, लेकिन उसको ना नहीं नॉर्मली करते हैं, जैसे कुछ चीजें होते हैं आपके गले के मर्म होते हैं, उनको नहीं करते हैं हमेशा।
मतलब मुंह फुलाना, पिचकाना या टंग बाहर निकालना इनडायरेक्ट वे में करते हैं। इसी तरीके से नॉर्मली जो यहाँ के मर्म होते हैं उसको ऐसे टच नहीं करते हैं, क्योंकि अगर आपने प्रॉपरली नहीं वो किया ना तो बहुत जल्दी मतलब प्रॉब्लम में आ जाते हैं। तो नॉर्मली जो सिंपल सिंपल से मर्म है, जैसे आपका यहाँ पर क्षिप्र मर्म है, ये मणिबंध है, इंद्रबस्ती है, फिर कुरपर है, फिर उर्वी आड़ी है, फिर अंश है। तो ये जो हाथ के पूरे पूरे मर्म आप सारे करोगे उससे ठीक हो जाएगा। और ये वाला तो सबसे इजी है, सिंपली इसको 90 डिग्री पर रखा, परपेंडिकुलर रखा, और ये 45 पर गया तो सेकंड फिंगर जहां टच करती है क्लेविकल के ऊपर जाएगी, आप उसको दबाइए। और साथ में पीछे से आप ये कर सकते हो, गोमुखासन वाला जो पूरा ग्रिप बनता है, ठीक है, तो उससे आराम आ जाता है। ठीक है ठीक है मैम। मैम, थैंक ओके यू। मैम, थैंक यू। जी, थैंक यू मैम। आप कभी भी शशि मैम को देखेंगे ना तो प्रसन्न रहती हैं हमेशा, सुबह से शाम तक। तो कुछ रसायन भी खाती हैं, सभी लोग के लिए प्रेयर भी करती हैं, तो इससे रसायन गुण की वृद्धि होती है। इसलिए आप लोग शशि मैम जैसा प्रसन्न रहिए, सभी के लिए अच्छा सोचिए कि सभी का अच्छा हो। हाँ जी सर, हाँ, थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक थैंक यू। यू। चलिए अभी हम सेशन बंद कर देते हैं। आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। कल 11 बजे भी लेक्चर होगा, और शाम को स्टैटिस्टिक्स हम बात करेंगे, कल वो भी होगा। और एक जमदग्नि सर का जो स्पेशल लेक्चर है ज्वर का, उसका एक मैं दिन में लेक्चर रखूंगा, वो टाइम बता दूंगा। जिसको टाइम नहीं मिलेगा वो रिकॉर्डेड सुनिएगा, उसमें जमदग्नि सर का ही लेक्चर का पूरा सारांश भाग मैं बताऊंगा। गुरु की बात शिष्य बता सकता है ना, और सर ने मुझे खुद परमिशन दिया है, तो गुरु की बात को मैं बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो मैं अभी सेशन बंद करता हूँ। थैंक यू, प्रणाम सभी लोग को, फिर मिलते हैं।